हरिओम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जातक के जन्म होने पर, उसके जन्म पर ग्रहों के होने वाले प्रभाव, किस प्रकार से जो ग्रह हैं जातक के जन्म पर विभिन्न उसके भागों पर प्रभाव डालते हैं। तो जैसे कि सर्वविदित है कि जो ग्रह हैं वे 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, और जब जातक का जन्म होता है उस समय ये ग्रह जातक पर अपनी किस प्रकार की रश्मि डाल रहे होते हैं, और उसी रश्मि के हिसाब से ज्योतिषाचार्य जातक की जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। तो ये ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों का कुछ न कुछ प्रभाव जब जन्म होता है जातक का, तो उसके जीवन पर पड़ता है, और ज्योतिषाचार्य उसी लग्न के हिसाब से कुंडली का निर्माण कर देते हैं। तो लग्न भी 12 प्रकार के होते हैं और राशियां भी 12 प्रकार के होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, और इसी प्रकार से 12 प्रकार की राशियां भी होती हैं। तो जब ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो उसमें किसी न किसी लग्न में किसी जातक का जन्म हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक जन्म कुंडली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। इसमें फिक्स किए जाते हैं 12 हाउस, या उनको 12 भाव भी कहते हैं, 12 घर भी कहते हैं। और ये 12 घर कभी भी अपना स्थान नहीं बदलते हैं, और इन भावों से संबंधित जातक की कुछ न कुछ घटनाएं इन भावों में निहित होती हैं। प्रत्येक भाव किसी न किसी घटना को प्रदर्शित करता है जातक के पूरे जीवन भर की। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पे चलते हैं कि जो लग्न कुंडली हमारी बनती है उसके अनुसार हमारे ग्रह किस प्रकार के फल दे रहे होंगे, और अगर वे बुरे फल दे रहे हैं तो हमें उसका क्या उपाय करना चाहिए, अगर वो अच्छे फल भी दे रहे हैं तो हमें उसका क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, और उस भाव से संबंधित जीवन में जो घटनाएं होती हैं उससे संबंधित वो प्रतिफल निश्चित रूप से देगा। साथियों, ये एक विज्ञान है, ये केवल कथन मात्र नहीं है। महर्षि पाराशर ने आज से लगभग 5000 साल पहले ही ग्रहों की गति, उनकी स्थिति, उनके अंश, उनकी डिग्रियां, कैसे उनकी चाल है, सारी चीजें लघु पाराशर एक किताब है उसमें लिख दी है। इसलिए ये एक विज्ञान है। आजकल तो बहुत सारे उपकरण बन चुके हैं जिसके अनुसार से हम इन ग्रहों का अध्ययन कर लेते हैं, हमारे वैज्ञानिक इन ग्रहों का अध्ययन कर लेते हैं। और आज भी अगर इन उपकरणों की सहायता से इन ग्रहों का जो अध्ययन किया जाता है उसका मैच ठीक 5000 साल पहले जो लघु पाराशर में महर्षि पाराशर ने लिखा हुआ है ग्रहों की गति के संबंध में, कि कौन सा ग्रह कैसा है, कैसी उसकी गति है, कैसी उसकी चाल है, वे बिल्कुल मैच करती हैं। तो निश्चित रूप से एक विज्ञान है और इसे हमें मानना ही चाहिए। तो कुंडली का जब निर्माण होता है उसमें ये हाउस हैं, जहां पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पहला हाउस 1H लिखा, ये दूसरा हाउस, ये तीसरा हाउस। इसको हाउस या घर या भाव भी कहते हैं। चाहे मैं इसमें अगर घर भी लिख दूं या इसको भाव भी लिख दूं, और ये H4 हाउस मैंने लिखा ही हुआ है।
तो पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, ये इसी ऑर्डर में चलेंगे, इधर के लिए चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में चलते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। और प्रत्येक हाउस जो है जीवन की किसी न किसी घटना का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कोई हाउस हमारे स्वयं के चरित्र के बारे में प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, कोई हाउस हमारे पिता के या हमारी नौकरी के बारे में प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, कोई हाउस हमारे संतान के संबंध में, कोई हाउस हमारी विद्या बुद्धि के संबंध में, कोई हाउस हमारा प्यार प्रेम लव अफेयर्स इसके संबंध में प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। उसमें किस प्रकार के ग्रह बैठे होते हैं, आजकल साथियों आप देखते होंगे कई विद्वान, कई ज्योतिषाचार्य सही सही कुंडली का अध्ययन करके उसके बारे में, उसका भूत, उसका भविष्य और उसका वर्तमान बता देते हैं। तो ये सारा इसी कुंडली का खेल है। तो इसको जानने की कोशिश थोड़ा मैंने भी की और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसे ये प्रथम हाउस है, ये हमारा प्रथम हाउस है, इसमें अगर कोई अंक 1 लिखा हुआ है, ये तो हाउस है, इसको भूल जाइए आप, जो मैंने लिखे हैं ये नहीं लिखे हैं, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लिखे हुए हैं 1H 2H 3H, ये नहीं लिखे हैं। इसमें जो आप कुंडली उठा के देख लेंगे, आप अभी भी उठा सकते हैं आप लोग, और अपनी कुंडली बाद में भी उठा के देख सकते हैं। वहां पे 1 लिखा होगा किसी का 1, फिर यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, यहाँ पे 4 लिखा होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लिखा होगा। किसी की कुंडली में फिर ऐसा होगा कि यहाँ पे 2 लिखा होगा, किसी कुंडली में यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो यहाँ जरूर 3 होगा। इसी ऑर्डर में चलते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 12 के बाद फिर 1। तो जिसकी मैं यहाँ पे 1-2 उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि जिसकी कुंडली में 1 लिखा है, यहाँ पे जिसकी कुंडली में यहाँ पे 1 लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे कि उसका मेष लग्न है। मेष पहला लग्न, ये मेष लग्न की कुंडली है वो। और जिस इसका मतलब 1 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको, इसके बाद मैं आगे चलूंगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है या 3 लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं अब आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो ये किस लगन की कुंडली है? वृक्ष लगन की कुंडली है। यहाँ पे अगर 3 लिखा है, मैं एक उदाहरण 3 वाला भी ले लेता हूँ। 3 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर 2। तो ये किस लगन की कुंडली हो गई? ये मिथुन लगन की कुंडली होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक कुंडली जातक की किसी न किसी लगन की कुंडली जरूर होती है। अब आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए कि आपका लगन कौन सा है, किस लगन की कुंडली आपकी बनी हुई है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या उपाय करना है। अभी आपको कुछ पता नहीं है कि हमारे ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। मैंने अभी ग्रह यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, कुंडली में कोई ग्रह नहीं लिखा हुआ है। आप केवल भाव के आधार पर और लग्न के आधार पर आपको देखना है कि हमें किस देवता का पूजा करनी है, किस देवता की पूजा करने से हमारा जो ग्रह चाल हैं वो ठीक हो सकते हैं, ग्रहों का जो प्रभाव है वो ठीक हो सकता है। अभी हमें ग्रहों का पता भी नहीं है कि कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा अच्छा है, उसके बारे में मैं आगे अभी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे मैं ये मिथुन लग्न की कुंडली लेके चल रहा हूँ, मिथुन लग्न की कुंडली लेके चल रहा हूँ। तो मिथुन लग्न 3 लिखा हुआ यहाँ पे, तो 3 का स्वामी होता है 3, ये 3 यहां देख लीजिए आप। इन राशियों को और लग्न को अंकों से भी जाना जाता है। कहीं पे आपका 4 लिखा है तो आपको तुरंत सोच लेना चाहिए कि कर्क लग्न है मेरा। कहीं पे आपका 6 लिखा है तो 6 मतलब कन्या, ये 6 मतलब कन्या लग्न है।
ठीक है, तो अगर मैं इसी को लेके चलता हूं कि 3 लिखा है तो इस जातक की कुंडली, ये मिथुन लग्न वाले जातक की कुंडली है। और मिथुन लग्न का स्वामी, ये देखो लगन बोलते हैं इसको, और लगन का लग्नेश, लग्न का स्वामी, संधि विच्छेद करेंगे तो लग्न का ईश, इसका स्वामी कौन है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। मिथुन का स्वामी होता है बुध, और यही जो लग्नेश होता है यही लग्नाधिपति कहलाता है, और यही पूरी कुंडली का मालिक होता है, सर्वेश्वरा होता है, लॉर्ड होता है, भगवान होता है। यही सारे सारे राशियों को, सारे ग्रहों को डिपार्टमेंट बांटता है। ये डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट है, 12 विभाग है, यही बांटता है सबको। किसी को अच्छा दे देता है, किसी को खराब दे देता है, उसके अंडर में, जैसे मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, पूरी विधानसभा में मंत्रियों को विभाग बांट रहा है, 12 विभाग हैं, उनको बांट रहा है। ठीक है, तो सर्वेश्वरा है वो। अगर हम इसकी पूजा कर दें, ये अगर हमारे संपर्क में आ जाए, ये लग्नाधिपति है जो, ये लग्नेश है जो, ये हमारे संपर्क में आ जाए, ये किसी न किसी कारण हम इस तक पहुंच जाए, इसके चरणों में पड़ जाएं, इसकी पूजा करें, तो क्या होगा, ये खुश होगा, और खुश होगा तो ये निश्चित रूप से जो विभाग बांटेगा उन विभागों को आदेशित कर सकता है कि भाई इस आदमी को आप सही प्रभाव दिखाना इस पे, ये अच्छा आदमी है ना। तो इसकी पूजा करनी है आपको। तो देख लो, मैंने इस कुंडली की बात कर रहा हूं, तो मिथुन बुध इसके स्वामी हो गए, और बुध जिसके स्वामी होते हैं उसको गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। बुध ग्रह के लिए गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, और वो पूजा कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसको आगे बताएंगे। और ये आप जानते भी होंगे कि गणेश भगवान जी की पूजा कैसे करनी है, इसको आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, और मैं भी आगे के वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा, आपका स्नेह और प्यार रहा तो। फिर ये हो गया आपके मिथुन लग्न। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो बाकी यहाँ की बात देखनी है, बाकी तो इसके बाद 4, 5, 6, 7 चलता रहेगा। 4 लिखा होगा तो कर्क, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्र, चंद्र हो गए लग्नेश, उस कुंडली के, उस जातक की कुंडली के लग्नेश हो गए चंद्र, लग्नाधिपति, लॉर्ड, सर्वेश्वरा भगवान कौन हो गए, चंद्र भगवान हो गए। और चंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और शिव जी की पूजा कैसी करनी है ये आप जानते भी हैं, और आगे के वीडियोस में मैं भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। तो ये तो आप समझ गए कि लग्नेश की पूजा करनी है। अभी आपको ग्रह चाल की पता नहीं है, तो अगर आपके ग्रह अच्छे भी पड़े हैं, खराब भी पड़े हैं, तो इनकी पूजा करके वो अच्छे ही होंगे, अच्छे ही परिणाम देंगे। और निश्चित रूप से ये वैज्ञानिक तथ्य है, 45 दिन तक अगर आप ऐसा करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, 45 दिन के बाद आपको उसका असर, उसका प्रभाव आपको प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। ये तो होगी आपकी लग्नेश की बात। अब एक देवता और है यहाँ पे, इष्ट देव कहते हैं उनको। एक तो आपके पूरे होल सोल हैं जो कि विभाग बांट रहे हैं, और इन्होंने ही एक देवता को, एक मंत्री को ऐसा स्थान दिया है, सबसे बड़ा स्थान, ऊंचा स्थान दिया है, उसको कहते हैं इष्ट देव। 12 विभागों में सबसे बड़ा स्थान उसको दिया है, उसको कहते हैं इष्ट देव। अगर आप अपने इष्ट देव को भी पहचान जाओगे, इसको आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके ज्योतिषाचार्य ने आपकी कुंडली बना के आपके पास दे दी है, आपने खुद कुंडली देखनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और उससे आप अपने लग्नेश को भी और अपने इष्ट देव को भी पहचान जाएंगे, उनकी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे, तो आपको निश्चित ही अच्छा प्रभाव, अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इष्ट देव पहचानने के लिए आपको क्या करना है, चलो मैं फिर इसी कुंडली का एग्जांपल लेता हूं। ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। ये कौन सा हाउस है, हाउस कौन सा है यहाँ पे लिखे, 5, 5वां हाउस है, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे, 7 लिखा है, 7 लिखा है। और 7 के स्वामी कौन है, 7 तुला, तुला के स्वामी शुक्र, तो आपके इष्ट देव हो गए शुक्र। इस कुंडली वाले के इष्ट देव हो गए शुक्र, और इनको, इस कुंडली वाले के इष्ट देव हो गए शुक्र, और इनको किसकी पूजा करनी चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 4, 5, 6, 7, 8 आता है, यहाँ पे 5वें हाउस में 8 आता। पंचमेश कहते हैं इष्ट देव को, कहते हैं पंचमेश, पंचम स्थान के स्वामी इष्ट देव होते हैं। तो 5वें स्थान में 8 आ गया, तो 8 के स्वामी कौन है, 8 हो गया वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल, और मंगल उनके इष्ट देव हो गए, और मंगल को खुश करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो ये टेबल ड्रॉ कर रखी है, इसमें मैंने मेष लगन के लिए लग्नेश बता दिए मंगल, और मेष लगन के लिए ही मैंने इष्ट देव बता दिए
सूर्य। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो वो लग्नेश इनके पूजा करते मंगल की और सूर्य की पूजा करते, 2 देवताओं की पूजा करते लग्नेश। फिर अगर 2 लिखा होगा जिसका, वो शुक्र की महालक्ष्मी की पूजा करते और बुध श्री गणेश जी की पूजा करते। तो ये हो गया आपके लग्नेश और इष्ट देव, इनकी पूजा करनी है। उनके लिए कौन से भगवान को आपको प्रसन्न करना है और इनको प्रसन्न करके निश्चित रूप से ये आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेंगे। इसके बाद जो बात आती है कि ग्रह, अभी इस कुंडली में मैंने कोई ग्रह नहीं लिखा हुआ है, आप अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ हर एक हाउस में, हर एक भाव में, हर एक घर में कुछ ना कुछ ग्रह लिखा होगा। सूर्य लिखा होगा, चंद्र लिखा होगा, बुध लिखा होगा, या एक ही भाव में, एक ही घर में 2 भी ग्रह होंगे, एक ही भाव में 3 भी होंगे, किसी के 4 भी होंगे, ऐसा भी लिखा होगा। उस सब पे हम डीपली चर्चा करेंगे आगे के वीडियोज में। इससे पहले मैं आपको इन भावों से संबंधित कुछ जानकारियां बता दूं कि ये भाव, कौन सा भाव अच्छा होता है और कौन सा भाव बुरा होता है, कौन सा घर अच्छा होता है। जैसे डिपार्टमेंट की बात कही मैंने, विभाग की बात कही कि लग्नेश जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्होंने विभाग बांटे हैं, तो विभागों के लिए लड़ाई हो जाती है कि भाई ये विभाग तो अच्छा नहीं है, ये थोड़ा खराब विभाग है, और ये बहुत अच्छा विभाग है। किसी को जो अच्छा प्रभावी व्यक्ति होता है उसको, या प्रभावी देवता होता है उसको अच्छा विभाग दिया जाता है, और जो थोड़ा वैसे होता है उसको थोड़ा उसी प्रकार का विभाग दिया जाता है। तो मैं थोड़ा इन विभागों के बारे में बता दूं, इन भावों के बारे में बता दूं। इनको विभाग भी कह सकते हैं आप, 12 विभाग। अच्छे विभागों में आते हैं केंद्र, इसको केंद्र कहते हैं, ये अच्छे विभागों में आते हैं। ये है आपका केंद्र, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, और ये भी केंद्र है। ये अच्छे स्थान कहे जाते हैं, ये अच्छे स्थान कहे जाते हैं। केंद्र कितने हो गए? 4 हो गए, 4 केंद्र हो गए। पहला हाउस, चौथा हाउस, 7वां हाउस और 10वां हाउस। फिर ये जो 5वां हाउस है इसको कहते हैं त्रिकोण, त्रिकोण, और 9वें हाउस को भी कहते हैं त्रिकोण, और पहले हाउस को भी कहते हैं त्रिकोण। तो पहले हाउस के 2 नाम हैं, एक तो इसका नाम केंद्र भी है और दूसरा इसका नाम त्रिकोण भी है। तो इसका मतलब त्रिकोण कितने हो गए? 3। ये 3 हाउस, ये इंपॉर्टेंट हाउस है, ये महत्वपूर्ण विभाग है, ये अच्छे हाउस माने जाते हैं, अच्छे घर माने जाते हैं। इन घरों में अगर कोई ग्रह पड़ जाता है तो वो अच्छा फल देता है, वो अच्छा फल देता है। लेकिन अभी ऐसे नहीं कह सकते वो अच्छा ही फल देगा, उसमें भी अभी योग कारक ग्रह और मारक ग्रह 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। उसको हम स्टेप वाइज अच्छे से समझाएंगे आपको, और निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा, और आप अपनी कुंडली को बारीकी से देख करके, आंकलन करके, और किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। त्रिकोण ये अच्छे हाउस में गिने जाते हैं। फिर ये जो पहला, दूसरा, तीसरा हाउस है, ये तीसरा हाउस औसत कहलाया जाता है। ये ना तो ये अच्छा है और ना खराब है, ये अति मेहनत वाला घर कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा परिश्रम करके और लाभ कम मिलता है। परिश्रम हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है और लाभ कम मिलता है। अभी तो आप हाउस के बारे में जानिए, और कब इसका प्रयोग होता है ये बताएंगे आपको। और एक घर ये है, ये 11वां हाउस जो है, इसको भी हम औसत ही कहेंगे, औसत। अब हमारे 3, दूसरा घर भी अच्छा घर कहा जाता है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा घर कहा जाता है। ये तो बहुत अच्छे घर जो मैंने बताए, केंद्र, त्रिकोण, ये तो बहुत अच्छे घर, ये अच्छा घर, ये औसत घर। अब बाकी बचे आपका 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, ये कहलाए जाते हैं बुरे घर। ये खराब घर है, खराब भाव है, खराब हाउस है। तो ये हो गया आपके खराब, खराब और खराब। तो फिलहाल आप भाव, घरों के बारे में ये जानकारी हो गई। अब ये कैसे अपना अच्छा घर अपना अच्छा प्रभाव दिखाते हैं और बुरे घर अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सरलतम भाषा में
आखिर में निचोड़ इसका ये आता है कि जो जातक मेष लग्न का है, जिसका यहाँ पे 1 लिखा है, उसको मंगल की पूजा करनी है और सूर्य भगवान की पूजा करनी है। जिसका यहाँ पे 2 लिखा है, 2, उसको शुक्रदेव मतलब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है और बुधदेव माने गणेश जी की पूजा करनी है। बुधदेव के पूज्य देव होते हैं गणेश। जिसका 3 लिखा होगा उसको बुधदेव मतलब गणेश जी की पूजा करनी है और शुक्रदेव मतलब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। शुक्र का मतलब महालक्ष्मी, बुध का मतलब गणेश जी, सूर्य का मतलब सूर्य ही, मंगल देव का मतलब हनुमान जी, शुक्रदेव का मतलब महालक्ष्मी जी, बुधदेव का मतलब गणेश जी। ये समझ लीजिए आप लोग। और जिसका 4 लिखा होगा उनको चंद्रदेव उनके लग्नेश हो गए मतलब शिव जी की पूजा करनी है। और दूसरा किसकी करनी है? इष्ट देव कौन हो गए? मंगल मतलब हनुमान जी की पूजा करनी है। जिसका 5 लिखा होगा यहाँ पे उनको एक तो सूर्य देव की ही पूजा करनी है, सूर्य के सूर्य ही हुए, और बृहस्पति देव की पूजा करनी है मतलब स्वयं श्री नारायण जी की पूजा करनी, विष्णु भगवान की पूजा करनी है। जिनका 6 लिखा होगा यहाँ पे लग्न, जिनका 6 लग्न होगा उनको बुधदेव मतलब गणेश जी की पूजा करनी है और शनिदेव मतलब शनिदेव की ही पूजा करनी है। यहाँ पे भैरव की पूजा भी लिखा हुआ है, शनिदेव की जगह भैरव जी की नाथ जी की पूजा भी कर सकते हैं, वैसे शनिदेव की पूजा कर देनी चाहिए। जिनका यहाँ पे 7 लिखा होगा उनको शुक्रदेव मतलब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है और शनिदेव और मतलब शनिदेव की ही पूजा करनी चाहिए। जिनका वृश्चिक लिखा होगा यहाँ पे 8 लिखा होगा, 8 वृश्चिक लिखा होगा, अंक लिखा होगा 8, उनको मंगलदेव मतलब हनुमान जी की पूजा करनी है और बृहस्पति देव मतलब नारायण जी की पूजा करनी है। जिनका 9 लिखा होगा यहाँ पे मतलब उसके धनु लग्न होगा तो उनको बृहस्पति देव मतलब नारायण जी की पूजा करनी है और मंगल देव मतलब हनुमान जी की पूजा करनी है। जिनका 10 लिखा होगा यहाँ पे उनको शनिदेव मतलब शनिदेव की ही पूजा करनी है और शुक्रदेव मतलब महालक्ष्मी की पूजा करनी है। जिनका यहाँ पे 11 लिखा होगा उनको शनिदेव मतलब शनिदेव की ही पूजा करनी है और बुधदेव मतलब श्री गणेश जी की पूजा करनी है। और जिनका 12 लिखा होगा यहाँ पे बीच में लग्न में उनको बृहस्पति देव श्री नारायण की पूजा करनी है और चंद्रदेव शिव जी की पूजा करनी है। तो आशा है सभी साथियों को मैंने समझाने की कोशिश जो की है, मेरा प्रयास सार्थक रहा होगा। और अगले टॉपिक्स में, अगले वीडियोस में और भी जो बातें आएंगी जिसमें इसका भी फिर से रिवीजन आता रहेगा और आपको अक्षरशः हर बात समझ में आती रहेगी। तो सभी साथी चैनल से जुड़े रहें और अगर चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो मेरी जो भी वीडियो इस संबंध में अपलोड होंगी आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद।